घाटी पर ध्रुव तारे की चांदनी जब फैली तो सौरगढ़ में बेचैनी और गहरी हो गई। लोग सोचते थे कि अब सत्य और मिथ्या दो रूपों में प्रकट होंगे, पर 7वें दिन की उस घटना के बाद हालात और भयावह हो गए। महल के तहखाने की लिपियां अब केवल चमकती ही नहीं थीं, बल्कि हिलती डुलती प्रतीत होती, मानो किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही हों। पुरोहितों ने घोषणा की कि यह संकेत है कि राज चिन्ह के टुकड़े अब जागृत हो चुके हैं, वे अपने धारक को खोज रहे हैं। पर किसे मिलेगा उनका चुनाव? इसी उलझन के बीच गांव के कुछ लोग गायब होने लगे। पहले सिर्फ सैनिक, फिर व्यापारी, फिर एक दिन महारानी की दासी भी। हर बार गायब होने के स्थान पर नीली और काली रोशनी की चमक मिलती जुलती देखी गई। लोग फुसफुसाने लगे, सत्य और मिथ्या शिकार कर रहे हैं। सत्यकेतु और विक्रमादित्य दोनों ही प्रजा को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगे, पर जिस रात दोनों ने गुप्त रूप से तहखाने की ओर कदम बढ़ाए, उसी रात पूरी धरती कांप उठी। दीवारें फट गईं और अंधकार से एक तीसरी छाया उभरी। न उसका चेहरा साफ था, न स्वर, वह केवल टूटी हुई घंटियों जैसी गूंज निकालती। पुरोहितों ने घोषणा की कि ये संकेत है कि राज चिन्ह के टुकड़े अब जागृत हो चुके हैं, वे अपने धारक को खोज रहे हैं। पर किसे मिलेगा उनका चुनाव? अगली सुबह महल की सबसे ऊंची मीनार पर रक्त से लिखा संदेश मिला, न सूर्य न चंद्र, अब ध्रुव ही ताज ठहरेगा। ध्रुव तारा दिन में भी चमकने लगा। प्रजा घबराकर सोचने लगी कि क्या अब सौरगढ़ पर राज किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि उस आकाशीय शक्ति का होगा। महल के टूटे द्वार से अचानक नीली और काली आंधी टकराई। दोनों ओर से आवाजें आईं। एक ने पुकारा, मैं सत्य हूँ। दूसरे ने कहा, मैं मिथ्या हूँ। और दोनों की गूंज के बीच तीसरी अज्ञात फुसफुसाहट तैर गई, मैं वो हूँ जो सत्य और मिथ्या को जन्म देती है। सौरगढ़ थर्रा उठा। अब सवाल ये नहीं था कि राजा कौन होगा, बल्कि ये कि क्या राज्य इंसानों के हाथों में रहेगा भी या नहीं।